नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, भाषा त्रैमासिक के संपादक ने सुझाया कि हिंदीतर भाषा भाषी हिंदी छात्र अपनी अपनी मातृभाषा की उत्तम रचनाओं का अनुवाद हिंदी में करें। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पूर्व प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि हिंदी अध्यापन में गुणात्मक सुधार लाएं। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय भाषाओं में विविध विषयों पर विश्वकोशों का निर्माण तुरंत किया जाना चाहिए। कार्यशाला का उद्घाटन केरल सरकार के संस्कृति मंत्री ने किया था। उन्होंने कहा कि अपेक्षित राजनीतिक इच्छा के अभाव के कारण ही हिंदी क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का सही कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस विषय में जो उपेक्षा की भावना पाई जाती है उसे दूर करना ही होगा। देश की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केरल विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि यदि कहीं कहीं हिंदी विरोध के नाम पर केवल द्विभाषा सूत्र अपनाया जा रहा है तो उसका मुख्य कारण कुछ हिंदी भाषियों की कट्टरवादिता है। हिंदी पर अधिकार पाना दक्षिण जनता के लिए एक भौगोलिक आवश्यकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर ने कहा कि हिंदी की उप पाठ्य पुस्तकों में प्रांतीय संस्कृतियों के अंशों का इस प्रकार समावेश करें कि हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप न हो। केरल हिंदी प्रचार सभा के मंत्री एवं अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के सचिव के कुशल निदेशकत्व में कार्यशाला अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बायोमास को कोयले में बदलने की साधारण तकनीक है। पायरोलाइजर योजनाकारों ने इस दशक के शुरू में यह भविष्यवाणी की थी कि देश में खाने के लिए पर्याप्त अनाज तो होगा, परंतु आने वाले समय में शायद उस अनाज को पकाने के लिए ईंधन न होगा। जिस प्रकार गांवों में ईंधन की कमी होती जा रही है, उससे तो यह भविष्यवाणी सार्थक होती दिखाई दे रही है। यह हमेशा होता है कि आदमी अभाव और परेशानियों के तत्काल और तुरंत हल ढूंढने में लगे रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि जिस पीढ़ी ने हल खोजा है वह उन्हीं की समस्याएं हल करता है और आने वाली पीढ़ी पुनः नई समस्याओं और उनके हल में उलझकर रह जाती है। ईंधन की कमी का भी यही हाल है। इस समस्या के लिए भी फिलहाल वाला हल ढूंढा गया। बाहर से गैस या कोयला मंगवाकर इस समस्या का हल खोजा गया। समस्या का समाधान ऐसे होना चाहिए जो स्थायी हो। उनके लिए तकनीक ढूंढी जाए, वह वर्तमान पीढ़ी परिष्कृत करे, इस तरह विकसित करे कि इससे आमदनी भी हो और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। ईंधन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित गांव हैं। वहां तो जल्दी से वैकल्पिक साधन भी नहीं मिल पाते। आवश्यकता है गांव के परिवेश में ही वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए। गांव की समस्या का हल गांव में ही खोजा जाए। मनुष्य केवल ऐसा जीवधारी नहीं है जो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहे। सच है कि खान पान, वस्त्र, भवन और औषधियाँ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना हमारा सामाजिक और वैयक्तिक जीवन भली भांति चल पाना कठिन ही नहीं असंभव सा है। जीवन के लिए और विशेषकर उन्नत सामाजिक जीवन के लिए हमें आधुनिक जीवन साधनों की आवश्यकता है। ज्ञान विज्ञान ने सुख सुविधाओं के जितने उपकरण आज जुटाए हैं, सभी से अपने जीवन को अलंकृत और सुविधामय बनाने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील है। वह चाहता है कि वह खूब पढ़े लिखे, अपने उद्योग व्यवसाय में परिश्रम करे तथा अपने आर्थिक और भौतिक जीवन को उन्नत करके अपने और परिवार के लिए अधिकाधिक सुविधाएं जुटाएं। शरीर के साथ ही उसके पास एक मन भी है जो अनंत शक्तिशाली और गतिमान है। यदि मनुष्य इस मन को स्वस्थ प्रफुल्लित नहीं रखता तो उसका स्वस्थ शरीर भी कुछ दिन में ही रोगी और बोझिल सा हो जाएगा। अतएव श्रम के थके व्यक्ति को तन मन के मनोरंजन के लिए यदि कुछ साधन सुलभ नहीं कराए जाते तो व्यक्ति टूट जाता है, उसकी क्षमता और दक्षता घट जाती है तथा जीवन के प्रति उसका प्रेम और मोह कम हो जाता है। जीवन शक्ति के इस क्षय से व्यक्ति की बुद्धि स्वस्थ और चैतन्य नहीं रहती। मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना। मन को प्रसन्न रखने के लिए साधन जुटाना। सभ्य और प्रगतिशील संसार मनोरंजन के नित्य नए नए साधनों को खोजता और जुटाता जा रहा है ताकि अपनी जीवन शक्ति के लिए अधिकाधिक खाद्य जुटा सके।
प्राचीन युग में विश्व के विभिन्न देशों में मनोरंजन के भिन्न भिन्न साधन और रूप प्रचलित थे। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, स्विमिंग पूल, तैराकी, दौड़, घरेलू खेल, कवि सम्मेलन आदि उल्लेखनीय है। गांव के लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का इतना अभाव है कि मनोरंजन के साधन उनके लिए विलास और आवारागर्दी के पर्याय मान लिए गए हैं। यहाँ तक कि शारीरिक व्यायाम और कुश्ती तक उनके लिए कुलीनता के चिन्ह नहीं हैं। मित्रता की क्या परिभाषा और लक्षण हैं? इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार किया है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है, समानता के धरातल पर सुख दुख का मुक्त आदान प्रदान ही मित्रता की सही परिभाषा है। मित्रता के लिए आवश्यक है मन का समान धरातल। आवश्यक नहीं कि हमारा मित्र सामाजिक, आर्थिक, जातिगत अथवा शैक्षिक दृष्टि से हमारे बराबर हो, किंतु हमें परस्पर व्यवहार के समय एक ही व्यवहार भूमि पर आना होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है, उसमें जो लोग अपना निवेश करना चाहते हैं वे अब कर सकते हैं। पहले वह 35 लाख रुपयों से 60 लाख रुपए किया गया था और अब उसको 45 लाख से 75 लाख तक कर दिया गया है। अब कोई इस सीमा तक निवेश करना चाहता है तो उसको छूट दी गई है। इसलिए कोई भी आदमी अब 6.5 लाख रुपए तक का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारी इस नई औद्योगिक नीति से निराशा का वातावरण बनने वाला नहीं है। अभी एक साहब सरकारी उपक्रमों की बात कर रहे थे। अगर आप सरकारी उपक्रमों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी लाभ हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संस्थाएं 5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में इतने लोग काम करते हैं। पिछले वर्ष में इनमें 100 करोड़ रुपया लगा था और 2001-2002 में यह 120 करोड़ रुपए हो गया है। इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से हमारे सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में किसी तरह की हानि होने वाली नहीं है। यह अवश्य है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें कहीं पर अनुशासनहीनता की वजह से, कहीं पर लगन में कमी होने की वजह से, दक्षता न होने की वजह से, श्रमिक समस्याओं की वजह से कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। इसमें हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि हम अपने देश के नागरिकों में देशभक्ति और अपने देश को अपना समझने की अटूट आस्था पैदा नहीं कर पाए। अपने धर्म और अपने परिवार तथा निजी संपत्ति से भी देश के ऊपर समझने की भावना पैदा करने की जरूरत है। आज इस भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आज एक भय भी चल रहा है कि कोई भी उपक्रम हो या कोई सरकारी होटल हो, लोग समझते हैं कि अगर यह घाटे से चलेगा तो सरकार इसको खत्म कर देगी, प्राइवेट हाथों में दे देगी। एक तरह का भाव चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस डर की वजह से लोग वक्त पर आने लगे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। इससे इन संस्थाओं को लाभ भी होगा। इसमें आपको थोड़ी होशियारी से कुछ लेना और देना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे होटल हैं वे प्राय हानि में आते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि खाना खराब है या हमारी सेवा खराब है या हमारे लोग शालीन नहीं हैं। हमारे लोग अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन हमारा अत्यधिक खर्च दूसरी चीज़ों पर होता है। ग्राहक को हम इतनी छूट दे देते हैं कि इसकी वजह से दूसरे ग्राहकों को लाते हैं, लेकिन उनको जो पार्टियां देनी पड़ती हैं, गोष्ठियां आयोजित करनी पड़ती हैं, उनमें बहुत खर्च हो जाता है। विराम।